This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाल क्या पूछने हैं। कल आप लोगों ने शफकत महमूद साहब की कॉन्फ्रेंस तो सुन ली होगी। तो भाई अब हालात कुछ भी हों, और मुझे जहां तक लगता है वैसे तो उन्होंने जो डेट्स दी हैं, मुझे लगता है कि ये ईद के बाद तक काम ले जाएंगे, जहां तक एक्सपेक्टेड है। और जिस बंदे ने ये वाला टाइम जाया कर दिया तो वो पेपर ही नहीं देगा, मुझे पता है, क्योंकि अब तो हालात हमने देख लिए हैं कि वो बंदा पेपर देने के काबिल नहीं होगा। जिस बंदे ने ये टाइम जाया कर दिया कि जनाब ईद के बाद टका के पढ़ूंगा, नहीं, फिर वो पेपर देने का कॉन्फिडेंस ही उसमें नहीं आएगा। मैंने लास्ट टाइम देखा, इतनी मेहनत करवाई, उसके बावजूद भी एंड पे चंद लोगों ने पेपर नहीं दिया। हालांकि वो पेपर दे देते तो काफी रिजल्ट बेहतर हो जाता, क्योंकि पेपर में अपेयर होना बड़ा जरूरी होता है। अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर अगर आपने ये पहले ये मैं भी यही सोच रहा था और आप भी यही सोच रहे होंगे कि जैसे ही क्लासेस शुरू होगी हम टका के पढ़ना शुरू कर देंगे। अब क्लासेस फिजिकल स्टार्ट ही नहीं हो रही अभी इन रिसेंट टाइम में। तो जहां तक एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये रमजानुल मुबारक का पूरा महीना गुजारेंगे ये, तो क्या हम फिर रमजानुल मुबारक के महीने तक ऐसे ही नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ पढ़े? तो आंसर इज नो। अब हमने हर हालात में आगे बढ़ना है। बहुत हो गया टाइम वेस्ट हमारा। अब हमने जिस सिचुएशन में भी बैठे हैं, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, अपने आप को कंसंट्रेट करवाने की कोशिश करेंगे, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अल्लाह मालिक है। ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग क्लास में लिया करोगे या रिकॉर्डिंग का इंतजार किया करोगे, तो कुरान पाक में भी लिखा हुआ है, इंसान को मिलता वही है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इंसान को वही सब कुछ हासिल होता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। और कोशिश का मतलब क्या होता है? खालिस कोशिश। कोशिश का क्या मतलब होता है? उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक हफ्ते की क्लास ना लें और अगले 2 दिन सारी सारी रात पढ़ने बैठ जाएं। ये कोशिश नहीं होती, इसको खालिस कोशिश नहीं कहते। इसको खालिस कोशिश नहीं कहते। तो जनाब, सबसे पहले फिर आप आज लिखें, कुरान पाक की एक आयत है, उसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट वर्डिंग में तो शायद ना लिख सकूं, लेकिन मतलब उसको वही है। और ये आप अपने रजिस्टर के बिल्कुल स्टार्ट में लिखोगे। लिखें जनाब, इंसान वही कुछ हासिल करता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। इंसान वही कुछ हासिल करता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। मैं यहां पर एक ऐड बात कर दूं, कोशिश का मतलब है खालिस कोशिश, प्योर दिल से। और अगर हम बाद में देखो, हमारे अंदर ना एक रिवाज है, सबकी बात नहीं मैं करता होता, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, कि जब हमें कोई बात में हम पीछे रह जाएं या नाकाम हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो हम उसको किसी और पे डालने की कोशिश करते होते हैं कि इस वजह से हुआ, अपने ऊपर या अपनी खामी को आइडेंटिफाई नहीं करते। ये ओवरऑल हमारा यही हाल है।
बड़ी इमरान खान साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं कि जनाब अगर हमसे काम नहीं हो रहा या हमारे दौर में महंगाई हो रही है तो पिछले दौर में भी ये होता था। तो बंदा इमरान खान साहब को ये समझाए, खुदा के बंदे फिर हमने आपको वोट क्यों दिया? अगर आपने भी वही करना है जो पिछली हुकूमतें करके गई हैं, ये इमरान खान साहब का हाल नहीं है, ये हम सबका यही हाल है। हम सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी जो नाकामी है उसको या तो अल्लाह ताला के खाते में डाल देते हैं, कहते हैं कि जी अल्लाह को यही मंजूर था। क्या आपने उसके लिए खालिस कोशिश की? जब आपने खालिस कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाओ तो समझो फिर अल्लाह को यही मंजूर। लेकिन अगर हम कोशिश ही ना करें और हम ये कह दें और हमारा रिजल्ट खराब हो जाए, हाँ आपने कोशिश की फिर पेपर ही नहीं देने गए, ये भी ज्यादती है पेपर के साथ और अपने आप के साथ। आपने पेपर की तैयारी की, अपने 6 महीनों में से 4 महीने आपने कोशिश करते रहे, आपकी तैयारी, आपको लगा एक चैप्टर मिसिंग है आपका तो आप पेपर ही ना देने गए, ये फिर आपकी ज्यादती है। कोशिश करो और अपने आप को फिर अल्लाह के हवाले कर दो, तो इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को जरूरी है, आपके लिए जरूरी है कि हर हालात में आगे बढ़ना, चाहे ऑनलाइन क्लासेस हों चाहे फिजिकल क्लासेस हों। क्या फिजिकल क्लासेस में और कौन सी डिस्टिंक्शन मार लेते हैं कि अगर हम कहें कि फिजिकल क्लासेस में तो ये हो जाता है, वहां पर भी हम बैठे बैठे सो जाते हैं। तो इसके लिए अब आपने कोशिश करनी है कि एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि लाइव क्लास लिया करो। क्लास के लिए आप 5 मिनट पहले ही प्रिपेयर होकर बैठा करो, मेंटली तौर पर भी फिजिकल भी। मेंटली तौर से मुराद यह है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आप जागे होने चाहिए, और फिजिकल का मतलब है जिस जगह पर बैठे हैं वो एनवायरमेंट अच्छा हो। कोशिश करो लैपटॉप या कंप्यूटर पे लिया करो लेक्चर, कोशिश किया करो कि आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी जगह पर बैठो जहां शोर शराबा ना हो। आप एक चेयर और टेबल का छोटे से इंतजाम करो, उसके ऊपर अपना लैपटॉप पे लेक्चर लगाओ, रजिस्टर रखो, कैलकुलेटर रखो, जैसे फुल माहौल बनाकर बैठो जैसे आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक मैं अक्सर शेर सुनाता होता हूं, तो हुजैफा खान ने एक सवाल पूछा है, तो मैं उसका जवाब भी इकबाल के शेर से देना चाहूंगा। तो मैं तो कहता हूं वो भी आप लिख लो ताकि आपको वो मोटिवेशन मिले। और अक्सर जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़े हैं उन्हें ये शेर तो याद होगा, खुद अमल तेरा है गुर तेरी तकदीर का। खुद अमल तेरा है मतलब जो तू कुछ करेगा, गुर तेरी तकदीर का, गिला करना है तो अपना कर, गिला करना है तो अपना कर, मुकद्दर का ना कर। खुद अमल तेरा है गुर तेरी तकदीर का, गिला करना है तो अपना कर, मुकद्दर का ना कर। तो ये जो हम कहते हैं ना किस्मत, किस्मत तो आपके हाथ में है। एक दफा इस हाथ को चला तो सही, एक दफा खालिस कोशिश करके तो देख, एक दफा रात रात को सोते हुए अकाउंटिंग को सोच के तो देख, फिर देखो अकाउंटिंग तेरे ब्लड के अंदर ना एंटर हो जाए तो उसको बोझ समझ के ना कर, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कर, उसमें समझ के वो क्या समझाना चाह रही है आपको। चले बिस्मिल्लाह करते हैं हम। और बहुत सारे लोग ना रिकॉर्डिंग के चक्रों में, मैं अब क्या करे बंदा, क्योंकि 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकई ही मसला होता है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ थोड़ी सी नींद की खातिर अपने आप को साइड पे कर देते हैं। तो मेरे भाई आ जाओ जरा, कोशिश करते हैं हम, खालिस कोशिश करने की कोशिश करते हैं सारे लोग मिलके, ताकि ये जो 1 महीना है इसमें हम अपना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। मैं जितना एक मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं करेंगे, और
फिर ये कंफर्म है कि ईद के बाद कंफर्म कॉलेज ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो ना 28 को उन्होंने डेट दे दिया है। 19 की तो 12वीं क्लास तक है ना, वैसे नॉर्मली 28 की डेट है। और अगर 28 को खोलते हैं तो आगे 10-12 दिन बाद ईद है, तो वो लोग आएंगे ही नहीं। जो लोग आउटसाइडर हैं वो कहेंगे जनाब हमें 2-3 दिन जाते हुए सेटल होते हुए लगेंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो इसलिए मेंटली तौर पर हमने भी ये सोच लिया है, मैंने भी प्लान कर लिया है कि मैंने इस महीने में कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट करवाना है। आपको कोशिश तो मेरी यही होगी कि अब पहले प्लानिंग मेरी मुझे चेंज करनी पड़ रही है कि पहले मेरी प्लानिंग में जो टॉपिक थे, अब मैंने उनको प्लानिंग को रिवाइज किया है कि वो टॉपिक जो फिजिकल क्लास में करवाने चाहिए वो पीछे रोक लिए हैं, और जो टॉपिक आपको आसानी से समय लगने वाले हैं वो टॉपिक मैंने करवाना शुरू कर देंगे। ठीक है जनाब। चलें जी, आयशा का मैसेज मुझे मिला है कि सर WDV से क्वेश्चन नहीं हो रहे। आयशा कोई परेशानी की बात नहीं है, क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे। और उस क्वेश्चंस में, और ये टॉपिक क्योंकि कुछ लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में बड़े एक्सट्रीम लेवल का होना है टॉपिक ये, ठीक है। तो इसलिए इस चीज की परेशानी ना लें कि आप किससे ये इसमें कोई इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे, कोशिश करते रहे। कल निशान कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 21 में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी, तो इट इज पॉसिबल कि हो सकता है उसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो। तो कल वाली असाइनमेंट बेसिक असाइनमेंट थी, कल वाली असाइनमेंट बेसिक असाइनमेंट थी। तो आज से हमने नया कॉन्सेप्ट सीखने हैं। गुलफाम भाई कह रहे हैं कल का और परसों का लिंक भेज दें। गुलफाम भाई मैंने भेज दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप बाद में ऐड हुए हैं तो फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर मैं दोबारा रिवाइज कर दूंगा। और अगर ऑलरेडी एडेड है तो मैंने ग्रुप में भेज दिया। अब कोशिश करते हैं, गुलफाम भाई आप अपना मुझे नंबर नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा, और तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। क्लास, नाम और रोल नंबर, ये 3 चीजें लिखकर भेज दिया करो, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर पहले लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे बिल्कुल कि फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो हम देखेंगे, लेकिन अब वो सारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जो बंदा ग्रुप में ऐड नहीं है, या वो तहजीब के नंबर पे मैसेज कर दे या मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दे, अपना नाम और क्लास का नंबर। यहां पर मैसेज नहीं करना अली इब्रार भाई, इस पे अपना नाम भी और अपना रोल नंबर और क्लास भी लाजमी साथ लिखना। तो ये इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, आज से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, और आपने ये एक तो डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस है ना, वो प्रैक्टिस चाहे कमजोर भी हो, FAR1 में तो चल जाता है, इंट्रो में नहीं चलता, FAR1 में चल जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा, बार बार सवाल करने से ना वो प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगी। डेप्रिसिएशन फाइंड करने में अगर किसी को कोई इशू आता है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी कोई इधर हॉस्टल में रह रहा है या लाहौर का रहने वाला है और उसको बार बार किसी टॉपिक में शदीद मसला है, तो वो मुझे फोन करके या मैसेज करके टाइम लेकर कॉलेज आ सकता है। लेकिन टाइम लेना पहले जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है मेरी उस टाइम क्लास ना हो रही हो। अगर किसी को मसला वाकया ही है तो क्या करेगा, वो फोन करके या मैसेज करके पहले अपना टाइम डिसाइड करवा के वो कॉलेज ही आ जाए, तो अगर कोई 5 मिनट में उसका मसला हल हो जाएगा, 5 मिनट से भी कम टाइम। चले जनाब, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आज आपने एक करना क्या है कि अलग से कुछ पेज रखने हैं जिसके ऊपर हर कॉन्सेप्ट लिखना है IS 16 का। पहला कॉन्सेप्ट IS 16 में क्या करना है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आपको याद होगा उस रजिस्टर में क्या क्या लिखना है, मैं वो लिखवाने लगा हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर
अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो आपने जो डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय रेट, फिर एडिशन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम और फिर डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ओके की बात। लेकिन इस बात का क्या रखना है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ब्रॉड ऑन की भी कॉस्ट होती है, डिस्पोजल की भी कॉस्ट होती है, और यहां पर भी डिस्पोजल की कॉस्ट होगी, ये भी डिस्पोजल की कॉस्ट होती है। ओके, डन की बात। डेप्रिसिएशन फाइंड करने की बात अभी मैंने की है, और डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर जो बुक वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल होता है, वो बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी, कॉस्ट इनटू 1 माइनस आरटी, राइट। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन फाइंड करने का और डायरेक्ट बुक वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद अगर डब्ल्यूडीवी की बात करें, डब्ल्यूडीवी मेथड के अंदर जब डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं, फार्मूले सारे वही हैं, ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय रेट और एडिशन मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम और डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय रेट और मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेकिन इसके अंदर अगर आप गौर फरमाएं, और आपने क्वेश्चन किए भी होंगे, क्योंकि ये सारा तो सारा इंट्रो वाला काम है, इंट्रो में भी आपने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ब्रॉड ऑन की भी बुक वैल्यू लेनी है, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू लेनी है, लेकिन लेनी किस डेट की है, साल के शुरू की। और यहां पर जो डिस्पोजल आ रहा है वो भी वही वाली बुक वैल्यू आ रही है जो ऊपर है, ठीक है। इसके सवाल साथ साथ होते रहेंगे, तो किसी को अगर इश्यू है तो वो साथ साथ कवर भी हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आप बुक वैल्यू का फार्मूला लिखते हो तो इसमें फार्मूला थोड़ा लेंथी है, कॉस्ट इनटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर एन, 1 माइनस आर टी। ये जो आर टी है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट का जो फैक्टर है, ये किस पर लगता है कि अगर जिस साल आपने खरीदा है वो साल पूरा नहीं है तो ये फैक्टर लगेगा, वरना नहीं। पूरे से मुराद ये है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी मिडल मंथ में खरीदा है और लास्ट वाला बेचने वाला साल है और दरमियान वाले होल ईयर्स हैं। अब अगर पहले वाला साल पार्शियल नहीं है तो पहला फैक्टर नहीं लगेगा, और अगर बेचने वाला साल पार्शियल नहीं है तो बेचने वाला नहीं लगेगा, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट सुने कि जब भी साल के शुरू में डिस्पोजल की बुक वैल्यू फाइंड करनी हो तो आखिरी फैक्टर नहीं लगता। जब भी साल के शुरू की बुक वैल्यू फाइंड करनी हो तो लास्ट फैक्टर क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमने साल के शुरू की बुक वैल्यू लेनी होती है, वो अगला टाइम तो काउंट ही नहीं करना होता। इसमें हमने क्वेश्चन भी की। ओके की बात, ये चीजें आपने ऐड कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर। अब अगला आज जो हमने सीखना है वो दो बातें सीखनी है। आज हमने दो बातें सीखनी है। एक, पहली बात, पहली एडजस्टमेंट या पहला कॉन्सेप्ट, इफ बिजनेस या एंटिटी used its trading stock as non-current asset,
इफ बिजनेस यूज्ड इट्स ट्रेडिंग स्टॉक एज नॉन करंट एसेट, इसका मतलब क्या है? आपकी समरी में ये लाइन लिखी होगी और जर्नल एंट्री लिखी होगी, बस बाकी काम तो हमने बाद में करना है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस ने अपना ट्रेडिंग स्टॉक, मतलब उसका फर्नीचर का बिजनेस है और उसने अपने स्टॉक से फर्नीचर उठाकर अपने ऑफिस में रख दिया। बाहर से भी खरीदता था, अब उसने अपना ही फर्नीचर था और उठाकर ऑफिस में रख दिया, तो इसका नॉन करंट एसेट बन गया। तब नहीं, जब तक वो स्टॉक में पड़ा था तब वो करंट एसेट था, स्टॉक था। अब उसने वो स्टॉक अपने ऑफिस में रख दिया, अब वो नॉन करंट एसेट बन गया। आपका गाड़ियों का बिजनेस है, आपने एक गाड़ी अपने मैनेजर को दे दी, जब पहले शोरूम में खड़ी थी तब वो स्टॉक था, अब आपने अपने एम्प्लॉय को दे दी, अब वो नॉन करंट एसेट है। बात समझ लगी? कि कोई भी अपना स्टॉक अपना नॉन करंट एसेट बना लोगे तो ट्रीट ऐसे करोगे जैसे वो आपने एडिशन किया है। अब ये सिचुएशन थी, अब ये उसका आंसर है। इट इज ट्रीटेड एज addition at its cost value, not ब्रैकेट में लिखो at सेल वैल्यू। आपने उसको कॉस्ट पे ट्रीट करना है। इसका मतलब क्या है? जो सो रहे हैं वो सुने, जो जाग रहे हैं उन्होंने सुन लिया है, जो सो रहे हैं वो सुने कि जरा गौर फरमाएं, एक एसेट आप खरीदते हो 2 लाख का और उसको सेल करते हो बाहर मार्केट के अंदर 2,40,000 का, और ये 2 लाख वाला एसेट जो कि 2,40,000 का बिकता है, जो कि 2 लाख का एसेट है और 2,40,000 का बिकता है, आपने वो एसेट अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए निकाल लिया, तो 2,40,000 पे लेंगे या 2 लाख पे लेंगे? हम उसको उसकी एंट्री 2 लाख से पास करेंगे और उसकी एंट्री क्या पास किया करेंगे? नॉन करंट एसेट हमारा डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर है तो फर्नीचर डेबिट, गाड़ी है तो व्हीकल डेबिट, जो भी एसेट आपने निकाला वो एसेट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट या स्टॉक क्रेडिट। बल्कि इसी एग्जांपल को लेते हैं 2 लाख से, ऐसे समझेंगे जैसे 2 लाख का हमने एसेट खरीद लिया, डेप्रिसिएशन भी उस दिन से, फिर उसी काम आगे वही स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये आज का पहला कॉन्सेप्ट। आज हमने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है, और मैं करवाऊंगा भी आज भी WDV, क्योंकि एक स्टूडेंट का मैसेज आया कि WDV में मसला है, दूसरे स्टूडेंट का एक मुझे हुजैफा खान का मैसेज मिला है कि सर अगर मेथड WDV हो तो एंट्री में कौन सी वैल्यू लिखते हैं। ये 2 सवालों का जवाब भी मैं साथ ही दूंगा और साथ 2 कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। आज सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कल और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड करेंगे और ऐसा ऐसा अब कॉन्सेप्ट ऐड हो जाने हैं डेली बेस पे। कल आपको पता है कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? एक्सचेंज का केस होगा, सबसे बड़ा और बब्बर शेयर जो कॉन्सेप्ट है, एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा और एक्सचेंज के बाद बात ही खत्म हो जाएगी। एक्सचेंज के बाद बात ही खत्म हो जाएगी, मतलब उसके बाद कोई चीज नहीं रहेगी, छोटी छोटी बातें रहेंगी और बहुत इजी लगेंगी आपको ये बातें। ठीक है, आप पछताओगे। मैंने आपको कहा था ना, जिस दिन मैंने आई कैप वाला क्वेश्चन जो पेपर में आया है वो करवाया, आपने अपने हाथों पे चक्कियां काटनी है। वो इतना आसान सवाल था और आप कहोगे कि इतने नंबर आपके फजूल में जाया हो गए। चले जनाब, 3 बातें मैंने की। पहली बात कॉन्सेप्ट था, पहली बात कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई स्टॉक आपने अपना एसेट बना लिया, फिर उसका करना क्या है? उसको उसकी कॉस्ट से नॉन करंट एसेट में एडिशन समझना है। और तीसरी, अगर उसकी एंट्री पास करनी पड़े तो क्या पास करेंगे? नॉन करंट एसेट, या उसका नाम डेबिट
और परचेजेस क्रेडिट। ठीक हो गया जनाब। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हाउ टू फाइंड कॉस्ट फ्रॉम बुक वैल्यू। अगर क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू गिवन है और हमें कॉस्ट की जरूरत है तो कैसे फाइंड करेंगे? पहले जमाने में परसेंटेज मेथड होता था, और जो कि बहुत प्यारा मेथड है, मेरा पसंदीदा और फेवरेट मेथड है। अब्दुल मुईज कह रहा है कि अगर परपेचुअल मेथड होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और अब्दुल मुईज भाई, IAS 16 के अंदर आप एंट्री पास करते हो नॉन करंट एसेट टू इन्वेंट्री या नॉन करंट एसेट टू परचेजेस लिख सकते हो, परेशानी की बात नहीं है। IAS 2 के अंदर इस बात का ख्याल रखते हैं, IAS 16 के अंदर ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर किसी चीज का आपने ख्याल रखना है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने कॉस्ट पे वैल्यू लेनी। तो जनाब आज अब हमने जो नया दौर है मैं वो भी बताऊंगा और पुराने दौर की बात भी बताऊंगा। नया दौर क्या है, और हमने कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे करने हैं बुक वैल्यू से कॉस्ट फाइंड करना, पुराने पाकिस्तान का भी और नया पाकिस्तान का भी, मतलब दोनों मेथड से करेंगे। तो जनाब नए पाकिस्तान में देखें कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होगा तो फार्मूला लगेगा बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT। और अगर WDV मेथड होगा तो फार्मूला लगेगा बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT, 1 माइनस R की पावर n, 1 माइनस RT, ये T है, राइट। और पुराने पाकिस्तान की अब बात करते हैं। दोनों काम करते हैं क्वेश्चन के साथ, दोनों काम क्वेश्चन में करेंगे और वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक एसेट की बुक वैल्यू, एसेट परचेज किया आपने एट 1/7/2014, बुक वैल्यू at 31st March 2019 is rupees 240,000. Rate of depreciation 10% straight line. Find cost of asset. मेरे भाई ये बात तो बड़ी छोटी सी लगती है आपको, मैं आपको दोनों तरीकों से करवाने का मकसद ये है, आपको याद होगा जो पहले पढ़े हुए हैं मैंने फार्मूला बिल्कुल एंड पे आकर बताया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर बंदा फार्मूला बता दे तो फिर बंदे को पुराने पाकिस्तान में जाने का दिल नहीं करता, मतलब परसेंटेज मेथड से करने का दिल नहीं करता, वो थोड़ा लेंथी है, टेक्निकल नहीं है, लेंथी है, लेकिन उसका फायदा बहुत है, वो लॉन्ग लाइफ है, वो सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू और कॉस्ट का रिलेशन नहीं है, बल्कि वो एक परसेंटेज मेथड है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है, बाकी जगह पर भी होता है, हर जगह पर होता है, तो इसलिए उसको साथ रखना जरूरी है। पेपर में जो मर्जी कर लेना, लेकिन उसको गाहे बगाहे प्रैक्टिस करते रहना। तो करते हैं जनाब, बिस्मिल्लाह। हमने एसेट खरीदा 1/7/14 को, हमने एसेट खरीदा 1/7/14, राइट, और उसकी बुक वैल्यू है 2019 को 2,40,000। इसका मतलब है हमें चाहिए 1/7/14 की वैल्यू। डेप्रिसिएशन का मेथड है 10%। पहले तो हम फार्मूला लगाते हैं, हमें अपनी कॉस्ट चाहिए, फार्मूला है बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस RT। तो बुक वैल्यू का फार्मूला लिखा, 2,40,000 बुक वैल्यू है, कॉस्ट मेरे पास है 1 माइनस 0.10, टाइम काउंट कर लूंगा। टाइम काउंट करने का तरीकाकार क्या होता है, हर साल को अलग कंसीडर किया करो। 2014 के 6 महीने, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, 2014 के 6 महीने
2015 का पूरा साल, 2016 का भी पूरा साल, 2017 का भी पूरा साल, 18 का भी पूरा साल। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, वैसे आप अपने मर्जी से कर सकते हैं। और 2019 के 3 महीने। तो हमारे पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 9 महीने बनते हैं। 4 साल और 9 महीने बनते हैं 4.75। 4 साल और 9 महीने बनते हैं। तो लॉ मेरे भाई, इसकी अब हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। 4.75 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.1 से, जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस कर दिया और 2,40,000 पे डिवाइड कर दिया। वो तो आपको तरीका आता ही है ना जी जनाब। कितने लोगों की क्या क्या कॉस्ट आ रही है? 4,75,143, 4,57,143। क्या सबका यही आंसर है या किया ही नहीं किसी ने साथ? कैलकुलेटर किधर है आप लोगों का? भाई कैलकुलेटर किधर है? ढूंढो जरा। अपना अपना कैलकुलेटर ढूंढो। मिल गया? चले जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसी को हमने परसेंटेज मेथड के साथ करना है। अब आपको जागने की जरूरत है। अब आपको जागने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि अगर परसेंट, थोड़ा लेंथी, मैंने पहले ही कहा है ये मेथड लेंथी जरूर है, मुश्किल नहीं। अगर परसेंटेज जब कभी किसी जगह फंस जाओ, परसेंटेज का तरीका क्या होता है कि 1/7/2014 को लेट करो कि एसेट की कॉस्ट 100 है। अज्यूम करो कि एसेट की कॉस्ट 100 है। अब इस 100 को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। इस 100 से वो परसेंटेज फाइंड करें जिसकी वैल्यू गिवन हो। मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको बुक वैल्यू गिवन है, तो आप इस 100 की भी बुक वैल्यू फाइंड कर लें। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो, तो आप 100 से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें। मतलब इस 100 से वो परसेंटेज फाइंड करनी है जो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू गिवन। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यू गिवन है बुक वैल्यू 31 मार्च 2019 की, तो आप भी इस 100 से बुक वैल्यू फाइंड कर लें 31 मार्च 2019 की। जैसा कि 31 दिसंबर 2014 को इसकी डेप्रिसिएशन आई होगी 5, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। फिर 2015 के अंदर 1085, फिर 2016 के अंदर 1075, फिर 2017 के अंदर 1065, फिर 2018 के अंदर 1055, फिर 2019 के अंदर 31 मार्च 2019 के अंदर आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है 2.5। तो 55 में से 2.5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 52.5। पहले इस चीज को सीखें। हमने क्या किया, 100 लेट कर लिया। 100 लेट किसको करते हैं? जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी होती है ना, वो चीज 100 होती है, हमेशा याद रखें। जिसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करनी होती है उसको 100 लिखते हैं, हमेशा याद रखें। तो क्योंकि बात, अब आप ये परसेंटेज क्या, अब जादू देखना कि आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 2,40,000।
आपने देखना है ये एक वैल्यू इस परसेंटेज में किसके साथ मैच करती है। ये वैल्यू परसेंटेज में किसके साथ मैच करती है? 52.5 के साथ। मतलब ये वैल्यू 31 मार्च 2019 की बुक वैल्यू है और हमने भी 100 में से उस बुक वैल्यू को उठाया जो उस डेट की है, राइट? अब ये है आपका गोल्डन फार्मूला। इसको जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वो वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग बात मैं सुनाने लगा हूं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। अब करके देख लो, 2,40,000 को डिवाइड करो 52.5 पे और 100 से मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो जरा। आप देख रहे हैं एग्जैक्ट वही आंसर आ रहा है। आपने क्या किया, जो परसेंटेज आपके पास, जो वैल्यू आपके पास मौजूद है, जो वैल्यू आपके पास मौजूद है, 100 से उस वैल्यू को फाइंड करके आपस में डिवाइड करना होता है और जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे, 100 कॉस्ट थी। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, इस 5 से, तो आपके पास पहले साल के 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर आप इस 55 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये जो 55 नजर आ रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ लगे। ये जो आपको 55 नजर आ रहा है, अगर मैं 100 की बजाय 55 से मल्टीप्लाई करता तो इस डेट की बुक वैल्यू आ जाती। 75 से मल्टीप्लाई करूंगा, इस डेट की बुक वैल्यू आ जाती। मतलब पहले मैंने जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज निकालता हूं और उसको उस पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस्ट आ जाएगी, किसी और से मल्टीप्लाई करूंगा, जिससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, जिस वैल्यू से, परसेंटेज में से, उसकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है। अब एक मेथड हमने सीखा कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बुक वैल्यू गिवन है तो हमने कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पेपर में ज्यादातर यही काम हो रहा है इसलिए। अदरवाइज कभी कभी क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन से आपको फाइंड करना पड़ता है तो तब फार्मूला फेल हो जाता है। ठीक है। तो एक सवाल आपने मुझे, अब मैं WDV का लिखने लगा हूं, अपने दोनों मेथड से मुझे करके दिखाना है, फार्मूले से भी और बगैर फार्मूले के भी कॉस्ट फाइंड करके देनी है। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन की तरफ चले जाना। क्वेश्चन लिखें जरा, एसेट परचेज एट 1/2015, बुक वैल्यू एट 31st December March 2020 for rupees 500,000. Year end 31st December. Rate of depreciation 10% WDV। जल्दी से मेरे भाई, मुझे कॉस्ट चाहिए फार्मूले से भी और परसेंटेज से भी, और मैं ये देखना चाहता हूं कि दोनों क्या आपके आंसर बराबर है या नहीं। टाइम 5 मिनट आपके पास है, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं दूंगा, जल्दी करेगा।
मतीउर रहमान, दोनों मेथड से करना है और ये बताना है कि क्या दोनों मेथड से आंसर बराबर आ रहा है या नहीं। हुजैफा खान कह रहा है कि सेकंड मेथड में जो वैल्यू वो डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं हर साल की। हुजैफा भाई, हर साल की जो डेप्रिसिएशन आ रही है उसको साथ साथ माइनस करते जा रहे हैं, जो डेप्रिसिएशन आ रही है साथ साथ। जी जनाब, डन या अभी भी लगे हुए हो? ओके, जवाद असगर पहुंच आया है या नहीं पहुंचा? जवाद असगर जरा अटेंडेंस अपनी शोर करें। चलें हम देखते हैं। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग तो सेंड करनी है, तो जो लोग अभी एब्सेंट है वो रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे। तो मेरे भाई कल से आपने रेगुलर क्लास लेनी है, रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगा। अब हम डेली बेस पे एक आधा कॉन्सेप्ट किया करेंगे। कल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमने वैसे ही करना है जो एक्सचेंज का केस है। फिर उसके बाद हमने जो पिछली दफा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में चेंज इन एस्टिमेशन, वो सवाल करेंगे और फिर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का। राणा फहद का आंसर बिल्कुल इक्वल आया, गुड है ये बात। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि जनाब क्या क्या चीजें अच्छी हैं इसमें। हाँ जी, आ जाओ जरा। सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले फार्मूला लगाते हैं। रिजवान का 7 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, उसके लिए फार्मूला लगाते हैं। फिर फार्मूले में जनाब हमारे पास बुक वैल्यू है इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी और 1 माइनस आर टी। मेरे पास बुक वैल्यू है 5 लाख, कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है। 1 माइनस रेट है 10% है ना, रेट मेरे पास 10% है। एसेट खरीदा मैंने अक्टूबर में, 10%। टाइम है मेरे पास 3/12। ये आ गया जिस साल मैंने एसेट खरीदा है वो फैक्टर इनटू 1 माइनस 0.10 और आगे खरीदने वाला साल हो गया 2017 का, 15 का सॉरी, फिर आगे 16, 17, 18, 19, 4 साल। 15 को खरीदा ना, 16 का भी पूरा साल, 17 का भी, 18 का भी और 19 का भी। 20 में बेचा तो वो भी पार्शल टाइम। 1 माइनस 0.10 इंटू 3/12, वो भी 3 महीने ही आ रहे। ये हमारा फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। अब हमने इसको कैलकुलेटर में चाहे डायरेक्ट पुट करके देख लो, चाहे सिंप्लीफाई करके देख लो, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने क्या किया। 1 माइनस, और अगर आप 3 का डायरेक्ट यानी इसकी परसेंटेज ले लो तो ये बनता है 0.3 डिवाइडेड बाय 12, फिर आगे फिर ब्रैकेट 1 माइनस या 0.9 बन रहा है और उसकी पावर में आ रहा है 4, फिर उसके बाद अगेन 1 माइनस 0.3 को 12 पे डिवाइड किया हुआ, राइट। चले जी,
हाँ जी, आंसर बताओ। अब मैं उसके बाद बताता हूं। जो भी आंसर आ रहा है आपका इस फैक्टर का, उसको किस पे डिवाइड कर देना है? 5 लाख पे। तो आंसर कॉस्ट का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 801,661। 801 डबल। अब जिसको परसेंट देखें, मेथड हमने ना दोनों सीखने हैं। पहली बात, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं समझ लगेगी, 2 दफा कर लेंगे, 3 दफा कर लेंगे, 4 दफा कर लेंगे, लेकिन करके छोड़ेंगे, ये बात कंफर्म है, छोड़ेंगे करके। ठीक होगी बात। अब आते हैं परसेंटेज मेथड पे। अब आते हैं परसेंटेज मेथड पे। आ जाओ जरा। हमने एसिड खरीदा 1, 10, 15 को 100 रुपए का। जब भी एसिड की कॉस्ट ना गिवन हो तो हमेशा याद रखें उसको 100 लेट कर ली। एक तो फार्मूला है ना हमारे पास, ठीक है, एक तो हमारे पास फार्मूला है और दूसरा है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज में क्या करना है? हमेशा कॉस्ट को ही 100 लेट करना है। हमेशा IS16 के अंदर हमेशा कॉस्ट को ही 100 लेट करना है। अगर आपने परसेंटेज मेथड की तरफ मूव करना है तो, ये मैं बता क्यों रहा हूं, क्योंकि सिंगल एंट्री के अंदर मैंने आपको परसेंटेज का मेथड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाना है। अब आ जाओ जनाब, 30 पहला साल एंड हुआ 31 दिसंबर 2015 को। 100 का 10% लिया और 3/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमारे पास 2.5। 100 में से 2.5 माइनस किया तो आ गया मेरे पास 97.5। हर साल में डेप्रिसिएशन माइनस करता जाऊंगा और बुक वैल्यू फाइंड करूंगा। 31 दिसंबर 2016 को 10% किसके ऊपर अप्लाई होगा? बुक वैल्यू के ऊपर। WDV मेथड के अंदर बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई होता है और स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये तो अब आपको बात पक्की होनी चाहिए। तो मेरी अगले साल की डेप्रिसिएशन आएगी 9.75। तो 97.5 में से माइनस कर दूंगा 9.75, तो मेरे पास जो अमाउंट आ रही है 87.75। 31 दिसंबर 2017 को मैंने 10% लिया बुक वैल्यू का, तो 8.775। तो 31 दिसंबर, तो बुक वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 8.775, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 78.975। 31 दिसंबर 2018 7.8975 उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है जनाब, तो मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 78.975 में से 7.8975, यानी 78.975 में से मैं माइनस कर दूंगा 7.8975, तो कितनी वैल्यू आ रही जनाब? 71 पॉइंट। ये जरा वेरीफाई कर देना 775। अब मैंने किया 31 दिसंबर 2019, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 7.10, इसका 10% लिया 7.10775। ओके होगी बात। तो मेरे पास बुक वैल्यू आ गई इसकी 63.96975। आगे मैंने 31 मार्च को ये एसिड बेच दिया था, तो हमने 31 मार्च तक लेनी है। लेनी डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे है 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। लो जनाब, इसका 10% लें और उसको 3/12 से मल्टीप्लाई भी करें, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है 1.5924,375।
अगर आंसर एग्जैक्ट लेना है ना तो फिर हमने राउंड ऑफ नहीं करना। अगर आंसर एग्जैक्ट लेना है तो फिर राउंड ऑफ क्यों करेंगे? जी जनाब, 63.96975 में से माइनस कर दो 1.59924 मेरे पास बुक वैल्यू जो आ रही है, जो आपके पास भी यही आनी चाहिए, 62.370500625, राइट। और मेरे पास जो बुक वैल्यू है हुजैफा, आप जरा ध्यान से देखना, 5 लाख मेरे पास बुक वैल्यू है इस डेट की, और परसेंटेज में वो वैल्यू है 370500625, और मुझे चाहिए ओरिजिनल वैल्यू। मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 5 लाख को मैंने उसकी बुक वैल्यू पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपके पास 801661। मतलब जो आंसर आपका वहां पर आया था वही एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 7-8 रुपए का फर्क पड़ जाए ना राउंड ऑफ करने की वजह से, तो वहां पर परेशानी होना हो जाता है ऐसा। लेकिन फार्मूले से कभी फर्क नहीं पड़ता, फार्मूले में एग्जैक्ट आंसर आता है, 100% एग्जैक्ट आंसर आता है। परसेंटेज में भी वो राउंड ऑफ करने की वजह से है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों तरीके समझ लग गए होंगे, लेकिन जो फार्मूले वाला मेथड है वो आपने ज्यादा उसको प्रेफर करना है, ठीक। अब दो कॉन्सेप्ट आज हमने सीखे हैं, एक कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है बुक वैल्यू से, और दूसरा अगर कोई ट्रेडिंग स्टॉक अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे, जाती इस्तेमाल में लेकर आएंगे, तो उसको कैसे डील करना है। ठीक हो गया जनाब। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको लिखवाना है, जो बल्कि वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको असाइनमेंट की फॉर्म में अपलोड करूंगा। एक क्वेश्चन अभी लिखिए आप, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, एक क्वेश्चन आपने अभी लिखना है। अपलोड भी मैं 2 बजे के बाद करूंगा, ठीक है। उससे पहले आप एक क्वेश्चन लिखें जो अभी हमने सॉल्व करना है, तो लिखें जरा। WDV मेथड से करेंगे ताकि आप लोगों को WDV की समझ भी लग जाए, क्योंकि WDV की प्रैक्टिस थोड़ी है, और इसकी मैं जर्नल एंट्री भी पास करवाऊंगा। पूरा सवाल कर लेते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ब्रॉडऑन मेरे पास है कॉस्ट का 1,2000, बल्कि 17 कर लेते हैं, 2020 रुपीज 400,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडऑन है मेरे पास इसी डेट को 140,000। ओके की बात। अब एट 31 मार्च, बल्कि 30 सितंबर लिख लो, 30 सितंबर 2020 assets sold for rupees 90,000, whose book value at this date is 110,000, which was purchased at 1/1/2017, right? Next, at 1/1/21, entity used its trading stock entity used its trading stock as
ऑफिस पर्पस, जब आप ऑफिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करने लग जाएंगे मतलब आपने उसको नॉन करंट एसेट बना लिया। whose list price is rupees 12,000 and entity normally goods sold at 25% of its cost, राइट। सवाल खत्म हो गया। आगे रिक्वायरमेंट में लिखो जरा, प्रिपेयर लेजर एंड पास द जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर लेजर एंड पास द जर्नल एंट्रीज। जी मेरे भाई लिखें जरा ये, प्रिपेयर लेजर एंड पास द जर्नल एंट्री। ओके की बात। अब आ जाए जरा इसको सवाल करते हैं, जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं। सबसे पहले हमने लेजर बनाना, तो हुजैफा ने सवाल पूछा था या मोइज ने सवाल पूछा था, मुझे अब याद नहीं। सवाल ये था कि सर अगर WDV मेथड होगा डेप्रिसिएशन का तो अमाउंट्स कौन से लिखेंगे। मेरे भाई डेप्रिसिएशन का मेथड आपकी जर्नल एंट्रीज की वैल्यूज को इफेक्ट नहीं करता। एक आगे अकाउंट बनाने का मेथड आएगा WDV, वो एक और दुनिया है। एक अकाउंट बनाने का मेथड है और एक डेप्रिसिएशन का मेथड है। डेप्रिसिएशन का मेथड इफेक्ट नहीं करता अकाउंट्स को, डेप्रिसिएशन का मेथड अकाउंट्स को इफेक्ट कभी भी नहीं करता। क्लियर होगी बात। अब जरा गौर फरमाएं, आ जाए जरा, पहले हम इसका लेजर बनाते हैं। सबसे पहले हम इसका लेजर बनाते हैं, ठीक है। एसेट का अकाउंट बनाते हैं। इस एसेट के अकाउंट को कॉस्ट का अकाउंट भी कहते हैं। इसका मतलब है सारी अमाउंट्स कॉस्ट पे आएंगी, चाहे एसेट खरीदना है, चाहे बेचना है, चाहे मेथड डेप्रिसिएशन का जो मर्जी हो। क्योंकि आप लोग ये सारी बातें समझते हो, सुनते हो, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में यही तो सारी बातें पढ़ के आए हैं। तो मेरे पास 1/7/2020 को मेरे पास जो ब्रॉड ऑन है वो है 4 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% WDV लिख लें, हमने रेट नहीं लिखा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऊपर लिख लें 10% WDV, और ईयर एंड भी लिख लें, क्योंकि इसका ईयर एंड नाम भी बताया हो तो पता है 30 जून 21। अब हमने एक एसेट बेचा और एक एसेट खरीदा। जो एसेट बेचेंगे उसकी भी कॉस्ट लिखेंगे और जो एसेट खरीदेंगे उसकी भी कॉस्ट लिखेंगे। हमने बेचा है 30 सितंबर 20 को, और यहां पर डिस्पोजल की कॉस्ट लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर मेरे पास बुक वैल्यू गिवन है। मैंने कॉस्ट लिखनी है लेकिन क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू गिवन है, तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। मुझे फार्मूला भी आता है और मुझे परसेंटेज का तरीका भी आता है, मैं कॉस्ट फाइंड कर लूंगा। मुझे फार्मूला भी आता है और मुझे किसी भी बुक वैल्यू से मैं कॉस्ट आसानी से फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद 1/1/21 को एक एसेट खरीदा भी है, और वो खरीदा है, खरीदा नहीं, अपना स्टॉक इस्तेमाल किया है, तो उससे एसेट डेबिट होता है, परचेज क्रेडिट होता है, तो वो परचेज के नाम से आएगा। अब जरा इन दोनों की वर्किंग देख ले। सबसे पहले डिस्पोजल 90,000 का बेचा, जिसकी बुक वैल्यू 1,10,000 है, और इस एसेट को खरीदा कब था? 1/1/2017 को, 1/1/2017 को। तो मेरे भाई मैं यहां पर ही इसकी कॉस्ट फाइंड करने को तरजीह दूंगा। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी, 1 माइनस आर की पावर टी, 1 माइनस आर टी। मेरे पास बुक वैल्यू कब किस डेट की है?
30 सितंबर की, और है कितनी 1,10,000। कॉस्ट मैंने फाइंड करनी है 1 माइनस RT, 10% रेट है। खरीदने वाला साल कितने महीने का है? खरीदने वाला साल कितने महीने का है? 6 महीनों का। कैसे पता चला? 30 जून हमारा ईयर एंड है। ईयर एंड कौन सा है? 30 जून। और 1117 से लेकर 2017 का 30 जून 6 महीने। फिर 2018 का एंड, फिर 2019 का एंड, फिर 2020 का एंड। 3 साल। 1 माइनस 0.10 की पावर 3। कैसे? 2017 का 30 जून 6 महीने साइड पे हो गए, फिर 2018 पे एंड हुआ होगा, फिर 2019 में एंड होगा, 2020 में एंड हुआ, तो 3 साल। 1 माइनस 0.10 इंटू 3/12। ये कौन सा है? बेचने वाला, 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक। तो बताओ जनाब, जो एसेट मैंने बेचा है, जो एसेट मैंने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 1 माइनस, जल्दी करो जरा, कॉस्ट किसने निकाली फार्मूले से? 162906। क्या यही आ रही है? वन 162906। क्या सबकी कॉस्ट यही आ रही है? यस सर। अब ना थोड़ा सा बड़े हो जाओ, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी यहां पर फाइंड हो सकती है। कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी। अब ना डल लोगों की तरह नहीं जीना हमने कि हर बात को मैं आपको छोटी छोटी चीजें करके बताऊं। डायरेक्ट करो 162906 माइनस 1,10,000, 52906, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आ गई जो एसेट आपने बेचा है। सारी इंफॉर्मेशन फार्मूले से मिल जाती है, क्योंकि इन चीजों की हमें जरूरत है। आ जाओ जरा, फिर पहले हम अपना एसेट के अकाउंट पूरा करते हैं। डिस्पोजल की कॉस्ट आ गई हमारे पास 162906, 162906। अब आ जाओ आगे जरा, थोड़ा सा मजीद आगे बढ़े। जो एसेट मैंने अपना स्टॉक इस्तेमाल किया है, ट्रेडिंग स्टॉक, वो कहता है हुज लिस्ट प्राइस इज, ये 12,000 नहीं है, 1,20,000 है। इसको पूरा लिख लो, ये 12,000 नहीं है बल्कि 1,20,000 है। इसको 1,20,000 कर ले। लिस्ट प्राइस सेल वैल्यू होती है या कॉस्ट होती है? लिस्ट प्राइस सेल प्राइस होती है या कॉस्ट प्राइस होती है? जल्दी बताएं। सबने सब बताया करो यार, बड़ा ढिले बंदे हो यार। सर सेल प्राइस। सेल प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जो उसके ऊपर लिखी हुई है, और वो उसकी सेल प्राइस होती है। और हम जब भी कोई अपना स्टॉक लेते हैं, वो सेल प्राइस पे नहीं लेते बल्कि कॉस्ट पे लेते हैं। नीचे उसने उसकी कॉस्ट बताई नहीं, लेकिन उसने ये बता दिया कि 25% ऑफ इट्स कॉस्ट। याद आया सीपीएस? किस किस को याद है सीपीएस? IS2 में हमने पढ़ा था कि सेल से कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है और कॉस्ट से सेल कैसे फाइंड करनी है। ये भी तरीका यही परसेंटेज वाला है। जरा गौर फरमाएं, जब भी सेल से कॉस्ट फाइंड करनी हो या कॉस्ट से सेल फाइंड करनी हो, अभी भी बता रहा हूं, सिंगल एंट्री में फिर भी बताऊंगा। तो हमारा फार्मूला बनता है S इज इक्वल टू C प्लस P, या आपने जिस फॉर्मेट में पढ़ा हुआ है उसी फॉर्मेट में लिख देता हूं, जिसे बोलते हैं CPS। C प्लस P इज इक्वल टू S। आपका प्रॉफिट है 25% ऑफ कॉस्ट,
ये जरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नए लोग हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ये बात नहीं सीखी हुई वो सीखें। ये क्या लिखा हुआ है 25% और ये क्या लिखा हुआ है कॉस्ट। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक परसेंटेज और दूसरा किसकी परसेंटेज। जिसकी परसेंटेज है उसको लिखना है 100 और जो परसेंटेज है वो है हमारा प्रॉफिट। दोबारा सुन लें, अगर परसेंटेज सेल की लिखी हो तो सेल को 100, कॉस्ट लिखी हो तो कॉस्ट को 100। क्या बताया मैंने, जरा दोबारा मुझे बताएं क्या कह रहा हूं मैं, कि अगर परसेंटेज ऑन सेल हो तो सेल को 100, अगर ऑन कॉस्ट हो तो कॉस्ट को 100, राइट। फिर इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे बस। अब इक्वेशन कंप्लीट कर लिया, प्लस इज इक्वल टू 125। मेरे पास सेल प्राइस है 1,20,000। सेल प्राइस को मैं सेल प्राइस पे ही डिवाइड करूंगा। ये देखें, ये सेल प्राइस है परसेंटेज की, ये वही कॉन्सेप्ट है जो भी हम पढ़ के आए हैं। मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट फाइंड कर लूंगा। लो जनाब, 1,20,000 को डिवाइड कर दें 125 पे और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो आपके पास 96,000 कॉस्ट आ रहा है। मतलब जो आप 96,000 का एक एसेट खरीद के 96,000 का एक एसेट खरीद के बेचते कितने को, 1,20,000 का, लेकिन हम कितना लिखेंगे 96,000। लो मेरे भाई, हमारे पास एसेट का लेजर पूरा हो गया, एसेट का लेजर पूरा हो गया। 30 जून है, सॉरी, 496,000 में से माइनस कर दो 162,906, 162,906, 333,094। एसेट के कॉस्ट के लेजर में ही नए कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं। क्या आपको समझ लग गई या लग समझ गई? श्याम ओके है मेरे भाई? जी आगे चलें फिर। खुबैब भाई कह रहे हैं लिस्ट प्राइस कॉस्ट नहीं होती। खुबैब भाई, कभी आप शॉपिंग मॉल गए हो? आप तो गए जाते होंगे किसी शॉपिंग मॉल के ऊपर या किसी भी जगह के ऊपर, जो उसके ऊपर लिस्ट लिख, जो उसके ऊपर प्राइस होती है हम वही देते हैं ना, तो वो सेल प्राइस होती है, उसी पे वो सेल कर रहे होते हैं। जो ऊपर लिखते हैं उस पे वो सेल करते हैं, ना कि उस पे उन्होंने खरीदा होता है। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं इसके अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर पे। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा आयशा बेटा थोड़ा एक्टिव हो जाए। अब जब मैं किसी का नाम बोलूंगा ना, वो मैसेज में लिखा करे यस सर, ताकि पता चल जाए कि वो जाग रहा है। ठीक है, हाँ जी, गुड। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाने जा रहे हैं। 1/7/2020 को उसका ब्रॉड डाउन है मेरे पास 1,40,000। कितना है? 1,40,000। अब मैंने डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। एक तो 30 जून 21 मेरा ईयर एंड है, मैं डेप्रिसिएशन लूंगा तो उसकी वर्किंग करके करूंगा। और एक एसेट मैंने बेचा भी है, बेचा किस डेट को है? 30 सितंबर 2020 को डिस्पोजल। ये तो मेरे पास अमाउंट है, मैं फाइंड कर चुका हूं। याद होगा जो एसेट हमने बेचा है उसको वर्किंग के अंदर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने फाइंड साथ ही कर ली थी, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी फाइंड हो गई थी, उसकी बुक वैल्यू गिवन थी, हमने साथ ही फाइंड कर ली। राइट, ओके की बात। अब हम चलते हैं यहां पे कि मेरे पास डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? 52,906, 52,906, ये कंफर्म कर दीजिएगा, यही है। चलें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करते हैं। सिंपल काम हमारा हो जाएगा। जरा ध्यान से
ये अब बात ध्यान से सुनने वाली है। फॉर 2021 तरीकाकार वही 1/7/2020 को ब्रॉ डाउन माइनस डिस्पोजल मल्टीप्लाइड बाय रेट, ब्रॉ डाउन की भी बुक वैल्यू, डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय रेट। ब्रॉ डाउन की बुक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास 4 लाख एसेट की कॉस्ट है और 1,40,000 उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो उसकी बुक वैल्यू आ गई 2,60,000। ब्रॉ डाउन की बुक वैल्यू में किसी को मसला तो नहीं है? ब्रॉ डाउन की बुक वैल्यू में किसी को मसला तो नहीं है? जी जनाब, ओके होगी बात। वैसे एक और भी तरीका है, लेकिन वो लाइन लंबी बन जाती है, इसलिए मैं यही लिख देता हूं, डायरेक्ट बुक वैल्यू। अब मुझे चाहिए डिस्पोजल की बुक वैल्यू। डिस्पोजल की बुक वैल्यू आपको 1,10,000 गिवन है। क्या वो इस डेट की है या किसी और डेट की है? डिस्पोजल की बुक वैल्यू क्वेश्चन के अंदर भी एक गिवन है। डिस्पोजल की बुक वैल्यू एक क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, लेकिन वो किस डेट की है? 30 सितंबर की है, वो 1/7/2020 की नहीं है। और हमें जब फार्मूले के अंदर कौन सी चाहिए होती है? 1/7 की डेट, तो वो हमारे पास फार्मूला है, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। बुक वैल्यू का बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर टी इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। अगला फैक्टर ही नहीं लगाएंगे, वो जो आखिरी फैक्टर है नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास जो आखिरी फैक्टर अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे पास साल के शुरू की बुक वैल्यू आ जाती है। ओके की बात। अब हमने एक बात याद रखे, कॉस्ट फाइंड नहीं करनी बल्कि बुक वैल्यू फाइंड करनी है। हमने कॉस्ट नहीं बल्कि बुक वैल्यू फाइंड करनी है। और बुक वैल्यू अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट मेरे पास गिवन है। कॉस्ट मैंने अभी फाइंड की थी 162, तो ये तो बुक वैल्यू है। कॉस्ट मैंने कितनी फाइंड की थी उसकी? 162,906। 162,906 इंटू 1 माइनस 0.10, और टाइम है, खरीदने वाला टाइम है 6 महीने शायद, और इंटू 1 माइनस 0.10 और टाइम है 3 साल। एक जो खरीदा था 2017 वाला साल, फिर 18, 19 और 20, उसके बाद तो भेज दिया था। तो मेरे पास बुक वैल्यू बता दें, ये चीज आपने सीखनी है कि हमें किस डेट की बुक वैल्यू चाहिए, राइट? तो 162,906 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 0.1 इंटू 6/12 और इंटू 1 माइनस 0.1 की पावर 3, तो कितनी वैल्यू आ रही है? 112,821 112,821। ओके की बात। अब आ जाओ जरा 112,821 मल्टीप्लाइड बाय 10%। आगे तो काम ही आसान है ना। ये मेरे पास आ गई ब्रॉ डाउन की। फिर आ गया एडिशन। एडिशन मेरा है 96,000 का, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, और ये किस डेट को किया था? 6/12। डिस्पोजल है 112,821 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, यही वैल्यू डिस्पोजल की लेते हैं आगे, मल्टीप्लाइड बाय, ये बेचा था 30 सितंबर को 3/12। लो मेरे भाई, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की वर्किंग आ गई। अब बता दें 2,60,000 माइनस 112
2821 मल्टीप्लाइड बाय 10%, मेरे पास आ गई पहली डेप्रिसिएशन 14718 96,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 6 by 12 4800, फिर 112821 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 by 12 तो 2821, इसको ऐड कर दें 14718 प्लस 4800 प्लस 2821 22339 22339। लो मेरे भाई आ जाओ जरा, प्लस कर दो 140,000 162,339 162,339 तो 30th जून 21 कैरिड ऑन आ गया हमारा 52906, इसमें से माइनस कर दें 109,433। ये हमारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर कंप्लीट हुआ। ओके की बात। अब डिस्पोजल का लेजर भी बनाए। डिस्पोजल का लेजर तो सारा कुछ फाइंड किया हुआ है, बस पुट करना है। डिस्पोजल के लेजर की जो कॉस्ट है वो आई थी 162,906। उसकी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी शायद आई थी 52,906 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसको बेचा कितने का था? 1,10,000 का। इसको बेचा कितने का था? 1,10,000 का। ऐसे ही है ना 52,906 96 का बेचा था। सॉरी 1,10,000 तो उसकी बुक वैल्यू थी, 90,000 का बेचा। 90,000 तो हमें लॉस आ गया एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। ये हमारा लेजर बन गया। अरे इधर वो न्यू एसेट नहीं आएगा जो बेचने वाले में न्यू एसेट क्या करने आएगा निशान भाई? सर वो कंसेप्ट आपने पिछली दफा बताया था, वो जब अपने स्टॉक से लेते हैं तो इधर डिस्पोजल में लिखते हैं। आप ना नाश्ता नहीं किया आपने लगता है। वो एक्सचेंज का केस है जिसको आप जो आपके दिमाग में धुंधला धुंधला है। वो ठीक है। एक्सचेंज का केस होता है जब पुराना देकर नया खरीदते हैं, ठीक है? वो ये केस नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं। फिर अब इसकी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री थोड़ी सी है, जल्दी से पास कर लेते हैं। पहली एंट्री हमारी पास होनी है क्योंकि पहले हमने एसेट बेचा है। 30th सितंबर को 20 को कैश डेबिट 90,000, accumulated depreciation 52,906, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 और एसेट आपने अपना क्रेडिट कर दिया 162,906। ये हमारी डिस्पोजल की एंट्री बनी। ये हमारी डिस्पोजल की एंट्री बनी। फिर अगला सवाल, अगली एंट्री बनी हमारी किस डेट को भला? 1/1/21 को एसेट को डेबिट कर दिया, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया 96,000। एसेट को डेबिट कर दिया, परचेजेस को क्रेडिट कर दिया 96,000। और लास्ट हम एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30th जून एंड 21
डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो शायद आई थी 22,239, चेक कर लेना 22,239। जी मेरे भाई, आज के लेक्चर का आपको मजा आना शुरू हो जाएगा अब, और इंशाल्लाह आगे सारे मजे ही मजे हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। सिर्फ आपने ये हिम्मत दिखानी है कि जब भी कोई परेशानी आए तो लाजमी डिस्कस कर लेना, जब भी कोई परेशानी आने लगे तो साथ डिस्कस कर लेना, राइट? ठीक है जनाब, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।